साइज है ना, क्योंकि जिन बच्चों ने अभी वेव ऑप्टिक्स, वैसे तो आपको आइडिया है वेवलेंथ को लेकर, 9th-10th में आपने पढ़ा होगा या 8th में आपने पढ़ा होगा वेवलेंथ, या जिसने 11th में अभी वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ा है या साउंड वेव पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा है वेवलेंथ के बारे में, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम हमारी आई का जो लेंस की बात कर रहे हैं तो उसकी साइज जो है ना, वो लाइट की जो वेवलेंथ है उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। यानी लाइट की जो वेवलेंथ है वो एक तरह से क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो इसलिए डेली लाइफ में अपने को लाइट कैसा दिखता है, एक तरह से वो रे की तरह दिखता है। क्यों दिखता है, देखो अभी आपको समझ में आएगा यहाँ से। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये ऑप्टिक्स है और इस ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और इसी को हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, ठीक है। और फिर है दूसरा हमारा फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है वेव ऑप्टिक्स और दूसरा है ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स क्यों कहा गया और वेव ऑप्टिक्स क्यों कहा गया, तो एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे पास में ऑब्स्टेकल्स जो हैं या जो अपेर्चर्स हैं या जो लेंसेज हैं हमारे पास में, या जो हमारा आई लेंस है, इनकी जो साइज है वो क्या है, वेवलेंथ, जो लाइट की जो वेवलेंथ है, जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ के कंपैरिजन में क्या है, काफी ज्यादा है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं, क्योंकि देखो होता क्या है कि हम लोग ये तो मानते हैं कि वेव की तरह है मान लो, तो ये ऐसा आ रहा है तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जा रही है, काफी स्मॉल हो जा रही है और स्मॉल हो जा रही है। ये वेवलेंथ वेव फॉर्म में है। लेकिन क्या होगा कि जब हम लोग ऑब्स्टेकल की बात करते हैं या जो लेंसेस हैं उनकी बात करते हैं या प्लेन मिरर की अगर मैं बात करता हूं या स्फेरिकल मिरर की अगर मैं बात करता हूं, उनके कंपैरिजन में ये वेवलेंथ क्या होती है, टेंस टू जीरो होती है। तो टेंस टू जीरो होती है तो अपने को एक तरह से कैसी लगती है, ऐसे वेव की तरह अपने को दिखने लगती है। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ काफी स्मॉल हो जाती है। लेकिन जब आप वेव ऑप्टिक्स की बात करते हो तो यहाँ जो ऑब्स्टेकल्स और अपेर्चर्स जो होंगे उनकी साइज और वेवलेंथ की, जो लाइट की वेवलेंथ है उसकी साइज कंपेरेबल होती है। इसलिए जैसे वाईडीएससी की बात करेंगे तो वाईडीएससी में जो स्लिट्स ली जाती हैं तो उनका जो स्पेस होता है वो उनकी साइज लगभग वही होती है जितनी वेवलेंथ लाइट की है। लाइट की वेवलेंथ और जो स्लिट्स वहां यूज की जाते हैं उनकी साइज लगभग क्या होती है, सेम होती है। इसलिए वहां आपको फिनोमेना कैसा नजर आएगा, वेव ऑप्टिक्स वाला नजर आएगा। आगे बात सुन में, ठीक है। और यहाँ वेवलेंथ क्या होती है इसकी, नेग्लिजिबल दिखती, किसके कंपैरिजन में, जो ऑब्स्टेकल्स हैं। ऑब्स्टेकल्स में जैसे मैं बात करूं जैसे कि प्लेन मिरर हुआ है ना, या जैसे कि ये क्या बोलते हैं स्पेरिकल मिरर हुआ, या जैसे लेंसेज से अपेर्चर से एक तरह से जो लाइट को पास होने दे रहे हैं, ठीक है। तो इनकी इस कंपैरिजन में इसलिए अपने को डेली लाइफ में अपने को क्या दिखता है, अपने को सिर्फ स्ट्रेट लाइन दिखती है एक तरह से कि रे स्ट्रेट उसमें जा रही, इसलिए उसको बोलते हैं रे। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों कहा गया, क्योंकि जब हम रे को लाइट को एज अ रे ट्रीट कर रहे हैं तो होता क्या है, हम लोग जैसे मान लो लाइट इधर गई है ना, और ये मान लो प्लेन मिरर है तो ये नॉर्मल होगा तो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो इसमें हम लोग ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं। जब हम लोग लाइट को एज अ रे ट्रीट करेंगे तो वहां हमारे पास क्या होगा, ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट है, जो आप ज्योमेट्रिक्स जो ज्योमेट्री पढ़ते हो मैथ्स में, उसके कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होने लगते हैं। इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं और रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंस क्या है इसमें क्या है। वैसे तो इसको भी डिटेल में जाके बात करूंगा मैं, इसको और क्वांटम ऑप्टिक्स को, है ना। तो यहाँ हम लोग रे ऑप्टिक्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन,
ठीक है। वे ऑप्टिक्स की जब आप बात करते हो उसमें हम लोग पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये वे ऑप्टिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं। और क्वांटम ऑप्टिक्स में हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे वाला पार्ट। वे ऑप्टिक्स एक अलग से टॉपिक है जिसमें हम लोग डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इन सब के बारे में बात करेंगे। क्वांटम ऑप्टिक्स में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक अलग से चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ हम लोग रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का के बारे में बात करेंगे। यानी ऑप्टिक्स में हमारे 3 टॉपिक हैं एक तरह से, ये कह सकता हूँ मैं। कौन कौन सा? एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसको रे ऑप्टिक्स बोल रहे हैं, और दूसरा है वे ऑप्टिक्स, और तीसरा है जिसमें हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं। तो 3 टॉपिक ऑप्टिक्स के हैं आपके कोर्स में, और तीनों ही मेजर टॉपिक है। तो मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं। ये समझ में आया? हाँ सर। यस सर। यस सर। अभी क्लियर है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है, रे ऑप्टिक्स क्या होता है? यस सर। हाँ सर। ठीक है ना अजमल, अभी क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसमें मैं एक पॉइंट, ये जो है ना, ये मैं आपको जब पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में बताऊंगा, इसलिए मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेन फोकस अभी मेरा सिर्फ ये वाला पार्ट है। इसलिए मैं एक पॉइंट यहाँ ऐड करूंगा कि मैंने ये तो लिख दिया कि लैम्डा टेंड्स टू 0 है, लेकिन किसके कंपैरिजन में? क्योंकि लैम्डा टेंड्स टू 0 मतलब एक रिलेटिव क्वांटिटी, किसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, उसके रेस्पेक्ट में मैं लैम्डा टेंड्स टू 0 की बात कर रहा हूँ। ओके, तो रे ऑप्टिक्स की जब बात करेंगे तो मैं इसी में, इनको नहीं, अभी इनके बारे में जैसे मैं बोल रहा हूँ डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस बाद में बात करेंगे, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसके लिए एक पॉइंट लिखवा देता हूँ, आप लोग लिख लो पहले इसको। लिख लिया ये वाला पॉइंट, क्लासिफिकेशन जो मैंने बनाया है। अच्छा, क्वांटम का थोड़ा बताता हूँ। क्वांटम में क्या होगा, एक्चुअली इसमें पैकेट्स होते हैं। क्वांटा मतलब होता है पार्टिकल, जिनको हम बोलते हैं लाइट के उन पार्टिकल्स को यहाँ फोटोन बोलते हैं। तो ऐसे पैकेट्स फॉर्म में होता है, इन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं, जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं? पार्टिकल। क्वांटा का मतलब होता है पार्टिकल, क्वांटा से क्वांटम बना है। और जिन जिन पार्टिकल को हम लोग यहाँ लाइट के पार्टिकल्स को जो हम लोग बोलते हैं उनका नाम है फोटोन। ओके, जिनको ऐसे पैकेट्स फॉर्म में हम लोग समझते हैं, कैसे पैकेट्स आ रहे हैं, लाइट के ऐसे पैकेट्स आ रहे हैं। ठीक है, आयुष भट्ट बेटा समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, शुभम शाह, बेटा समझ में आ रहा है? क्या क्या है एक्चुअल में, किस तरह से हमें पढ़ना है, क्या किस तरह की अंडरस्टैंडिंग बनानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करा देता हूँ। ये जो मैं इधर लिखवा रहा हूँ, ये लैम्डा टेंड्स टू 0 वाला एक पॉइंट इधर ऐड कर लेते हैं। wavelength of light is negligible as compared to size of the obstacle or apertures. ओके, तो ये हमारे पास में मेन कॉन्सेप्ट है।
तो जैसे आपने कहा कि फील्ड ऑफ व्यू हो गया है और प्लेन मिरर भी हो गया है, तो फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। कहाँ से? स्फेरिकल मिरर से। अच्छा, मैं आपको पैराबोइडल मिरर के बारे में बात करूंगा और स्फेरिकल मिरर पैराबोइडल मिरर में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्फेरिकल मिरर से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि जैसे भी पैराबोइडल जो है, जिसको हम बोलते हैं पैराबोलिक शेप का, मैं मानूंगा, तो उससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग जाएंगे। और अगर आपने पैराबोला पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि कोई भी लाइट रे अगर पैराबोला पे आती है वो एक ही फोकस से पास होती है, यानी उसमें डिफरेंस ये नहीं है कि, क्योंकि स्फेरिकल मिरर में आप देखोगे इस बात पर डिपेंड करेगा कि लाइट रे किस जगह पर जाके इंसिडेंट हो रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी आपको भी समझ में आएगा कि जो आपने 10th में पढ़ा है कि स्फेरिकल मिरर में, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर, उसमें जो फोकल लेंथ होती है वो r/2 होती है, लेकिन एक्चुअल में r/2 होती ही नहीं है। Sir, can you repeat? हाँ, वो सब लिखवाऊंगा, मैं सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा, जो मैं बोलता हूँ ना सारे लिखवाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग एक तो स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे, दूसरा हम बात करेंगे पैराबोइडल मिरर के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ ये देखोगे कि आप 10th में या 9th में आप ये पढ़ के आए हो कि जो स्फेरिकल मिरर होता है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, फोकल लेंथ क्या आप क्या लेते हो? कुछ आइडिया किसी को? R/2. r/2, लेकिन एक्चुअल में r/2 होता ही नहीं है। फिर वो r/2 किस खुशी में लिया गया है? यहाँ आप देखोगे कि एक्चुअल में r/2 होता ही नहीं है, फोकल लेंथ तो कुछ और ही मिलती है। फिर वहां हम r/2 क्यों बोल देते हैं? तो एक तो वो कॉन्सेप्ट भी समझेंगे यहाँ स्फेरिकल मिरर में कि क्या कंडीशन है कि हम r/2 लेकर चल रहे हैं, और अगर वो कंडीशन नहीं तो क्या होगा फिर? तो आप देखोगे हर रे के लिए अलग अलग फोकल लेंथ भी मिलती है, लेकिन आपको तो यही पढ़ाया गया कि r/2 ही होता है। ये मालूम है ना सबको कि r/2 ही होता है। हाँ, तो चलो एक एक करके बात करते हैं और आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि r/2 लेते हैं तो क्यों लेते हैं, है ना, और कहाँ गलती करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगा स्फेरिकल मिरर के बारे में। जैसे नाम से लग रहा है, मैंने देखो, आप हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी वर्ड हम लोग लेते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ड का मतलब है, नहीं तो ऐसा नहीं कि कोई मतलब मजे मजे में नाम ले लिया गया, ऐसा नहीं होता है। मजे मजे में कुछ नहीं होता है। ठीक है, सबका अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है, उसी के आधार पे बनाया गया है। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे पैराबोइडल मिरर के बारे में। पहले समझ लेते हैं स्फेरिकल मिरर मतलब स्फेयर का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? स्फेयर का पार्ट होगा। अब इसको स्फेरिकल मिरर भी दो तरह के होते हैं, है ना, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होगा? एक होगा कॉनकेव। अब कॉनकेव, इसका भी सिग्निफिकेंस है, कॉनकेव ही क्यों बोला गया है, कॉनकेव मिरर। दूसरा है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स 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 मिरर क्यों बोला गया, इसका भी मतलब है। ठीक है, तो देखो क्या मतलब है। मतलब ये कि मान लो अगर ये कोई स्फेयर है, ये क्या है, कोई स्फेयर है, मान लो हमारे पास में स्फेयर में समझने में कोई दिक्कत ही नहीं किसी को भी। ये मान लो हमारे पास में स्फेयर है, लेकिन स्फेयर तो होता नहीं है। अच्छा, प्लेन मिरर कंप्लीट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं जो पॉइंट में करवा दूंगा। एक बार मुझे अपना पॉइंट बता दीजिएगा कि सर ये हो गया, आप मुझे बता दो बस। आप लिखकर मुझे जो हेडिंग दिया होगा ना सर ने, वो आप मुझे भेज दीजिएगा, या फिर आप मुझे अपने नोट्स शेयर कर दीजिएगा, तो मैं देख लूंगा कि क्या क्या नहीं हुआ प्लेन मिरर में, और या उसमें जो भी चीजें और होगी तो मैं ऐड कर लूंगा। चलेगा अजमल? आप मुझे इतना काम कर सकते हैं? ठीक है ना। अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या है? तो कॉनकेव, कॉनकेव, है ना, मतलब ये हुआ कि अगर इस स्फेयर को
कि इस जो भी स्फेयर है उसके आउटर सरफेस को अगर आप पॉलिश करते या सिल्वरिंग करना कहते हैं इसको, है ना। जैसे प्लेन मिरर में आपने देखा घरों में भी होता है जिसमें हमारी शक्ल देखते हैं हम लोग, है ना, वैसा ही, वैसे इसको पीछे से ऐसे सिल्वर कर दिया गया। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, और इधर ये ऐसे ओपन ही होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव के मतलब एक तरह से कैविटी की तरह दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है यहाँ, ये जो पार्ट है ना, ये कैविटी की तरह नजर आएगा आपको। अब आप कहेंगे सर कॉनकेव मिरर, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। घर में खाना बनता है, आपने स्पून को देखा है जिससे खाना, जिससे स्पून से सर्व करते हैं, सर्व स्पून देखा आपने, वो, है ना। तो वो क्या है, एक तरह से कॉनकेव मिरर, उसमें देखिएगा अपनी अपनी शक्ल नजर आती है, ठीक है। तो उसको, तो उसमें देखो हाँ, पूरा सर। वो स्पून कैसा होता, उस इस इधर इधर से देखोगे तो कैसा दिखता है, तो कॉनकेव, यानी एक तरह से केविटी की तरह दिख रहा है वो, इसलिए कॉनकेव ऐसा बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. पक्का? अब ध्यान से देखना, ये इसका सेंटर है, स्फेयर का सेंटर ये है, और जो मिरर है, मिरर मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया हुआ है। मिरर, मिरर जो है, मैं इसको ऐसा करता हूँ, बेस्ट पार्ट ये रहेगा, मैं इसको ऐसा बनाता हूँ, डॉटेड लाइन में बनाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लिया मैंने ये, तो ये इधर से सिल्वर किया हुआ है, तो ये स्फेयर का सेंटर है ना, जिसका ये पार्ट है। कॉनकेव मिरर दरअसल स्फेयर का पार्ट है और ये इसका सेंटर है। इस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर, क्या बोलेंगे इसको, सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या हमारे पास में ये जो बनाया है, ये कर्व, इसका ये कर्व एक तरह से है ना, ऐसा बनेगा ये। और इस मिरर का ये जो मिड पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं पोल। मिरर का मिड पॉइंट ध्यान रखिएगा, स्फेयर का जो सेंटर है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिरर का जो मिड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पोल। और सेंटर और पोल से पास होने वाली जो एक्सिस होती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं, Principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। पोल क्या है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, Mirror. इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर और कॉनकेव मिरर, and the line which is connecting the center of curvature and pole, that is called principal axis. Okay, पहले ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ सर। Yes. फिर अभी इस पॉइंट पर बात करेंगे कि फोकस क्या है, अभी यहीं तक इसको रहने देते हैं। अब चलते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, अब से कॉन्वेक्स ऐसा मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारे पास में ये मिरर ले रहा हूं मैं जो कि कॉन्वेक्स का मतलब है, अगर हमने इस स्फेयर को अंदर से सिल्वर किया या पॉलिश किया तो ये क्या दिख रहा है, देखो ये अपेक्स हरिभाषण में, इसलिए कॉन्वेक्स। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिरर का मिड पॉइंट बोलते हैं पोल, और इन दोनों को पास होने वाली जो लाइन इन दोनों से, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. दोनों में डिफरेंस समझ में हाँ आया? सर। क्या डिफरेंस हाँ है? सर। और ये समझ में आया कि ये हाँ, स्फेरिकल मिरर क्यों कहे गए हैं? Yes, sir. हाँ, ये समझना जरूरी है। ये क्लास कितनी बजे तक है? 5 Sir, 6 o'clock. 5:45 पर।
5:45 तक ही नहीं, Sir, 6 o'clock that time. सॉरी 6 ओके 6 o'clock तक, सॉरी। बेटा सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बिंदास पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अनीसा फर्म्स समझ में आया बेटा आपको? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है ना? No, sir. ओके गीत, हाँ सर। लक्ष्य, ओमकार, Yes, sir. प्रथम, जैन, प्रथम क्या मेरे से बात नहीं करना है आपको? प्रथम जैन को बात ही नहीं करना है यार, उतना बुरा नहीं हूं मैं, अच्छा हूं मैं भी, अच्छे से बात भी करता हूँ। प्रथमेश, समझा सर। सागर, समझा सर। साहिल, रवि, सर समझा। संजय, सर एक बात, श्रिया, शुभम, हाँ सर, समझा। पक्का ना? जो भी प्रॉब्लम आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यश, हाँ सर समझा। अच्छा आप ये ZAYN मुझे एक बार प्रोनाउंसिएशन बताएंगे? जैन क्या बोलते हैं? जैन या जियान क्या बोलते हैं? जी हाँ सब सुन सकते हो। फिर से बोलिए आप। हाँ जेड क्या बोलते हैं, एक बार फिर से ज़ेड। बताइए। अच्छा जैन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें, आप कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे की बात करें। हाँ वन साइड, इन्होंने आशुतोष दुबे ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा कि इज वन साइड ऑफ स्पून कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉन, डेफिनेटली ऐसा ही होता है। स्पून में ही दोनों ही होते हैं, मालूम है ना? उसमें एक साइड क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, एक साइड कॉनकेव होता है, बिल्कुल। और नहीं तो अभी आज देखेगा, है ना, कैसे क्या क्या है। फिर क्या किसने क्या लिखा, अजमल ने क्या लिखा? In ray optics dimension are much bigger than wavelength of light and in wave optics dimensions are compared. Yes definitely, यही है concept। आयुष ने क्या लिखा है? सर स्ट्रेट लाइन में आज में जो जा रहा है इसलिए नहीं, वो नहीं। सो प्लेन मेरेज नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हो तो बताऊंगा अजमल में, कोई दिक्कत नहीं। सिल्वरिंग की हुई साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग होगी ना? हाँ सिल्वरिंग की हुई साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग होगी डेफिनेटली, समझे? ओके जैसे इधर देखो आप, ये इधर ये जो सरफेस है ना इसका, देखो इधर से जब लाइट आएगी ना तब हम लोग रिफ्लेक्ट होगी लाइट, इधर से लाइट जाएगी वो रिफ्लेक्टिंग नहीं है। उसी तरह इधर से लाइट आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, या तो इधर जाके इधर रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन इधर से लाइट आएगी उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं मानेंगे, है ना? सेम वैसे जैसे प्लेन मिरर में देखते हो आप, प्लेन मिरर के पीछे जब जाके आप देखते हो तो कुछ दिखता है आपको नहीं, लेकिन जब हम लोग प्लेन मिरर जिधर वो अपने को हम कहते हैं कि एक कांच है, मतलब ग्लास दिख रहा है, उस साइड जाके देखते तो अपने को एक इमेज नजर आती है, अंदर की साइड में आती है ना। अच्छा एक चीज और मैं जानना चाहूंगा यहाँ, आप मुझे बताएंगे कि हम लोग कहते हैं कि जैसे हमने प्लेन मिरर के अंदर देखा है ना, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि हम लोग अंदर हैं, दिख रहे हैं उसमें, लेकिन जब आप मिरर के पीछे जाके जब देखते हो, मतलब ऐसे आप गर्दन घुमा के देखते हो तो आप उधर नहीं हो पीछे, तो फिर ये जो इमेज है, इस इमेज को हम लोग कैसे, मतलब बोलते हैं ना कि ये वर्चुअल इमेज है और एक होती है रियल इमेज है, तो क्या डिफरेंस होता है रियल और वर्चुअल इमेज, बताएगा मुझे? सर वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है और रियल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है। डेफिनेटली ले रहे, वर्चुअल इमेज जो होता है, ये कौन है, कौन बताएगा बेटा, क्या नाम है आप बताएंगे? माइक ऑन करिए आप, माइक ऑन करिए बेटा। अभी जवाब किसने दिया मुझे? सर मैंने। ऊर्जा। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर स्क्रीन पर आप ले पा रहे हो तो वो रियल इमेज है। जैसे आप मूवी देखने जाते हो थिएटर में, जो मूवी आप देखते हो तो थिएटर पे जो पिक्चर चल रही होती है वो रियल स्क्रीन है,
यानी जो पिक्चर आपको दिख रही वो पिक्चर तो जो भी है, पर वो जो स्क्रीन पर आपको दिख रही होती है वो फोटो जो भी दिख रहा होता है वो रियल है, यानी वो रियल इमेज है। और जो आप प्लेन मिरर के अंदर देखते हो वो वर्चुअल इमेज है, उसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते हो। अच्छा, ये मालूम है आपको कि इमेज कौन सी रेस से फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट कौन सी रेस से फॉर्म होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट मालूम है सबको? मालूम है ना? ठीक है। वर्चुअल इमेज कौन सी रेस बनाती हैं, रियल इमेज रियल ऑब्जेक्ट कौन सी रेस बनाती हैं, ये सब मालूम है ना? तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके, है कि नहीं? हाँ, एक मिनट, देव ने एक क्वेश्चन पूछा, एक मिनट। हाँ, ये है कि सिल्वरिंग करने से ऐसा क्यों है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो गया। एक्चुअली क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट, आप कोई भी प्लेन मिरर देखेगा तो वो एक तो उसमें क्या होता है, मतलब आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम थिन होता है, ऐसा तो नहीं होता है। उसमें क्या होता है, वो एक थोड़ी तो साइज उसकी होती है एक तरह से, यानी थिकनेस तो होती है उसकी, वो ऐसी थिकनेस होती है जो कि हम लोग हमारी आईज से हमारी जो आईज है उससे आराम से देख सकते हैं। मतलब उतनी पतला तो नहीं होता है वो। कोई भी आप देखो, कोई भी प्लेन मिरर उठा के देख लो आप, पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि उसका एक साइड क्या है, ट्रांसपेरेंट है, दूसरा साइड क्या है, ओपेक है। तो लाइट जब एंटर करती ना तो वो क्या करती है, ओपेक साइड से रिफ्लेक्ट होके चली आती है वापस से। ये कभी ऑब्जर्व किया आपने देव? जैसे जैसे आप ऐसे देखो, एक कोई भी जैसे हमारे घर में जो टेबल होती है उस पर ग्लास देखो आप, अगर आप उसके दूसरी साइड कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं लगाओ तो आपको अपनी इमेज उसके अंदर नहीं दिखती है। लेकिन ऐसा नहीं, वो दिखती है तो कुछ इमेज कैसी होती है, आपको काफी ऐसी इमेज दिखती है जिसका कैसी होती है, ब्लर्ड इमेज मिलती है आपको, अगर आपने देखा हो तो। पर आपको एकदम होता है ना, ब्राइट इमेज नहीं नजर आती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लाइट जो है ना वो ट्रांसमिट हो चुकी है। लेकिन जो इसमें क्या हो रहा है, एक साइड ओपेक होने, जो लाइट एंटर करी है ना वो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होके बाहर चली आती है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है देव? देव, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर एक हाँ डाउट बोलिए। पूछूं? हाँ पूछिए सर, पूछिए। तो सर मतलब कि हमने जब सिल्वरिंग की तो हमने रे ऑफ लाइट का पाथ ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, मतलब हमने रोक दिया उसको, ऐसा कह सकते हैं ना? हाँ, हमने उस साइड नहीं जाने दिया उसको। यही तो हो रहा, जैसे मान लो हमारे पास में, जैसे हमने जब सिल्वर किया है, तो आपने जैसे इसको सिल्वर कर दिया, तो अब इसमें देखा जाए तो अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूँ, मान लो अगर मैं इस पार्ट को अगर मैग्नीफाई करूँ तो आपको एक्चुअली में ये पार्ट कैसा नजर आएगा, ये पार्ट ऐसा नजर आएगा ना। तो लाइट क्या हो रही है, यहाँ एंटर करी, वो इसमें ट्रांसमिट हुई, और फिर इसके बाद इधर तो लाइट जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि ओपेक सरफेस आ गया है, तो लाइट को क्या करेगा, वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दे रहा है वो। आगे बात सुन। लेकिन अगर मान लो इधर सिल्वर नहीं करता मैं, तो क्या होगा कि ऐसा, अब एक चीज और बता दूं मैं, आगे चल के आगे सीखेंगे, वैसे मैं अभी नहीं बोलना चाह रहा हूँ। अभी तो आप इतना समझो कि लाइट ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगी, लाइट क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं कि आप, फिर भी आपको देखो, इसमें भी आपको, चलो थोड़ा बता देता हूँ आगे का मैं, फिर भी आपको इमेजेस मिलती है। क्यों? क्योंकि हमेशा क्या होता है कि लाइट अगर ट्रांसमिट हुई तो उसका कुछ पार्ट मालूम है रिफ्लेक्ट भी होता है, यहाँ से भी कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो आपको एक तो इसकी वजह से भी इमेज मिलती है और एक इसकी वजह से भी यहाँ इमेज मिलती है। लेकिन ज्यादातर लाइट जो होगी ना वो ट्रांसमिट हो जाएगी। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, अगर मान लो 100% लाइट गई और यहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं है, नो एब्जॉर्प्शन, तो जो 100% है तो 100% क्या हो जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाता है। बेटा देव, ये बात समझ में आई? और इस केस में क्या होगा, ये मान के चलो जैसे 99%, 100% इसमें नहीं होता है, 100% ट्रांसमिशन नहीं होता है, तो कुछ परसेंट हो सकता है 10% क्या कर जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इन सब के बारे में आगे बात करेंगे।
है ना। लेकिन ये उसी केस, अच्छा इसमें भी ऑब्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ भी नो एब्जॉर्प्शन की मैं बात करूंगा। बेटा देव आगे का आपने पूछा ही नहीं, आप आपने कुछ बताया भी नहीं, मेरी बात से सहमत नहीं आप? हाँ बोलिए। हाँ वही वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ बेटा, ये तो बोला ना मैंने, देखो मैं यही तो, इसलिए मैंने ये पॉइंट भी तो ऐड किया। देखो यहाँ मैं यही कह रहा हूँ, तो आप अगर रात में ऐसा दिख रहा है तो रात में आप देखो पीछे की साइड क्या है, डार्क है, और आपने रूम के अंदर लाइट जला रखी, तो पीछे एक तरह से ओपेक हो गया ना वो। अगर आप रूम के अंदर, आप अब देखो, आप ये बात बिल्कुल सही है, कोई ट्रांसपेरेंट अगर मान लो ग्लास है और आप विंडो में लगा रहे उसको आप देख रहे हो, रात में बाहर की तरफ क्या है, मान लो रात डार्क है, मतलब अंधेरा हो चुका है, अंदर लाइट जला रखी, आपको उसमें आपको मिरर की तरह काम करता है वो। क्यों? क्योंकि उधर एक ओपेक मीडियम बन गया ना, उधर क्या हो गया, एक तरह से वो पीछे की साइड एक तरह से सिल्वर की तरह काम कर रहा है। इसलिए तो मैंने कहा ना कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो ही गए वहां, तो जिस पार्ट की वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी वजह से तो हो ही रहा, मैं तो बोल ही रहा हूँ इस बात को, मैंने कहा डिनाई किया। देखो ना पहला केस ये है मेरा और दूसरा केस ये है। तो जब भी ट्रांसमिशन होता है तो रिफ्लेक्शन होता ही होता है, डेफिनेटली होता है। ये बात समझ में आई? देव मेरी बात नहीं समझ में आई आपको बेटा? हाँ सर। सर तो ये रात को इंक्रीज क्यों हो गया रिफ्लेक्शन? क्या 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 बोलिए? रात को ये रिफ्लेक्शन इंक्रीज क्यों हो गया? हाँ इंक्रीज इसलिए हो गया क्योंकि उस साइड क्या है, उस साइड एक तरह, उस साइड देखो ना आप, वो डार्क हो गया ना, तो अब लाइट आपने जो लगा रखा है वो लाइट तो आपने इधर यहाँ बल्ब लगा रखा है, तो लाइट तो अब उधर तो कोई एनर्जी नहीं, लाइट एनर्जी नहीं है, लेकिन इधर से लाइट एनर्जी क्या करेगी, ऐसे जाएगी ना। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ क्या होगा, लाइट एनर्जी आएगी, लेकिन इधर साइड क्या है, इधर की साइड एक तरह से डार्क हो गया ना, तो इसलिए यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन अपने को दिखता है। और एक बात और हुआ ना, है ना, हरी बात सुनना, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10% ही होता है, वो डिपेंड करता है कि उसका सरफेस कैसा है, वो 20% भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हमेशा ट्रांसमिट होगी। लेकिन अगर आप सिल्वर कर दोगे तो एक तरह से अगर नो एब्जॉर्प्शन है तो फिर 100% क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसमें, वो इधर से पास ही नहीं हो पा रही है। तो अल्टीमेटली जो ब्राइटनेस की हम बात करेंगे कि कौन सी इमेज ब्राइट है कौन सी इमेज कम ब्राइट है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है। यानी अगर ज्यादातर लाइट अगर रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो इसका मतलब उसमें ब्राइटनेस ज्यादा होगी, और कम एनर्जी अगर रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो कम ब्राइटनेस होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, हाँ ये मतलब हुआ दोनों साइड एक तरह से पॉलिश किया हुआ है, लेकिन अब क्या होता है, ये एक ऐसा एक तो होता है, देखो एक होता है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, एक होता है ट्रांसपेरेंट, और एक ओपेक। 3 तरह के सरफेस होते हैं। तो एक तरह से जो स्पून का सरफेस है ना, स्पून का सरफेस क्या है, मतलब उसको आप एक तरह से, मैं पूरी तरह से उसको ट्रांसल्यूसेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे ग्लास स्लैब है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन ग्लास में भी ऐसा भी ग्लास आपने देखा होगा जिसमें क्या होता है कि एक साइड से दूसरे साइड नहीं दिखता, जिसमें क्या होता है, अपने को लगता है कि रफ ग्लास दिखता है, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। लेकिन जो स्पून है वो एक तरह से ओपेक की तरह काम करती है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट होकर आने देगी एक साइड से। क्यों? क्योंकि दोनों साइड आप देखो वो क्या होती है, उस पर पॉलिश वही रहती है ना, तो वो एक तरह से किस तरह से काम कर रहा होता है, वो प्लेन मिरर की, मतलब सॉरी मिरर की तरह ही काम कर रहा होता है, क्योंकि उसका सरफेस ऐसा डिजाइन किया जाता है। आप देखो उसी की जगह अगर लकड़ी का या वुड का मान लो स्पून होता तो आपको आपकी इमेज नहीं दिखती उसमें। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से ऑब्स्टेकल की तरह काम करता है, यानी वो ओपेक सरफेस की तरह काम करेगा। तो ग्लास के केस में आपको दिखता है ना,
और इसमें भी और चीज क्लियर कर लेते हैं। मान लो कोई, ये तो किसका बना होता है, जैसे स्पून की बात करूं तो वो स्टील का बना होता है, तो उसका सरफेस ऐसा होता है कि रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है। कुल मिला के कहानी है कि अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो आपको उसकी इमेज दिख सकती है। अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रही है, सारी लाइट अगर ट्रांसमिट हो रही है, फिर आपको आपकी इमेज नहीं दिख सकती है। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग अभी आगे स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? यस सर, यस, है ना? देव बेटा, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हाँ सर, समझा। मेरा फेस नहीं दिख रहा है, तो क्या हो गया? देखना है मेरा चेहरा? आप स्पून में देखने की बात कर रहे हैं या यहाँ देखने की बात कर रहे हैं, वो बताइए मुझे। ठीक है, तो अगर सरफेस, तो मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूँ, मुझे लगा ये बता दी गई होगी इसलिए इतने डाउट आ रहे हैं। ये कोई भी सरफेस अगर आप लेते हो, कोई भी ऐसा मीडियम आप लेते हो, तो लाइट अगर इंसिडेंट होती है, इस बात को समझना है। मान लो क्यू यूनिट की एनर्जी इंसिडेंट होती है, तो एक्चुअल में होता क्या है, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, कुछ पार्ट होता है एब्जॉर्ब होता है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और कुछ पार्ट अगर इसका ट्रांसमिट होता है तो होगा ट्रांसमिशन, या यहाँ हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन भी। हरी बात सुन में, तो ये तीन तरह के फिनोमेना होते हैं एक्चुअल में। अगर ये सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, कौन सा सरफेस, अगर ये सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है मान लो, तब पूरी तरह से रिफ्लेक्शन होगा, तब कोई एब्जॉर्प्शन नहीं, कोई ट्रांसमिशन नहीं। लेकिन अगर ये सरफेस, मान लो ये जो मीडियम हमने ये जो मटेरियल लिया है, ये जो सरफेस लिया है, अगर ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो ना तो रिफ्लेक्शन होगा ना आपका रिफ्रेक्शन होगा। मैं जो स्पून वाले बात है ना, वो यहाँ क्लियर कर देता हूँ मैं आपको कि स्पून में ऐसा क्यों हो रहा है। स्पून में एक्चुअल में वहाँ ट्रांसमिशन होता ही नहीं है, लेकिन वहाँ एब्जॉर्प्शन होता है एक्चुअल में। आप लाइट, आप उसी स्पून को आप सन के यहाँ ले जाओ, मतलब बाहर ले जाओ, वो हीटअप हो जाती है ना, और उसी से लाइट रिफ्लेक्ट होके भी आ रही है। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही, वहां से बनती इमेज। आ रही बात में, तो वो इमेज आपको दिखती क्योंकि आपकी जो रेज है वो आपकी आई में आ रही होती है। समझ में आ रहा ना स्पून वाला एग्जांपल कि क्यों हो रहा है? तो अगर वहां एब्जॉर्प्शन भी नहीं है और रिफ्लेक्शन तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो पूरी तरह से लाइट को रोक देगा, तो वहां क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन एक्चुअल में एब्जॉर्प्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। लेकिन यहाँ जो हम प्लेन मिरर की बात करेंगे उसमें हम परफेक्टली रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, और जब हम लोग उस पर जाएंगे, जैसे लेंस के बारे में बात करेंगे, स्लैब के बारे में बात करेंगे, प्रिज्म के बारे में बात करेंगे, वहां पूरी तरह से किसकी बात करेंगे, रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, वहां फिर रिफ्लेक्शन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम लोग एब्जॉर्प्शन को जीरो मानते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप दो फिनोमेना पढ़ते हो। कौन कौन से फिनोमेना पढ़ते हो? एक पढ़ते हो रिफ्लेक्शन और दूसरा पढ़ते हो रिफ्रैक्शन। पर आपके अभी रिफ्लेक्शन चल रहा है, रिफ्रैक्शन बाद में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ एब्जॉर्प्शन को जीरो मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में तीनों फिनोमेना साइमल्टेनियसली होते हैं। कैसे? अगर आप दिन में विंडो की तरफ देखो तो विंडो जो है, आप अंदर से, मतलब सॉरी, बाहर से अंदर लाइट आ रही होती है ना, और आप उसी विंडो पे बाहर जाके देखो तो आप देखोगे कि आपको वो चमकती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर भी जा रही है। तीसरा, आप उस विंडो को टच करके देखो, वो हीटअप हो चुकी होती है। तो एक्चुअल में नेचर में तीनों फिनोमेना साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। लेकिन ये जो केसेस हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ये आइडियल केसेस हैं कि पूरी तरह से रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन ही होगा, पूरी तरह से रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन ही होगा। मेरी बात समझ में आई यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है ना?
तो ये जो स्पून वाला केस, स्पून में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो और दूसरी साइड भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो इस तरह का डिजाइन ही किया गया है कि उसका सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। तो अब करते हैं हम लोग, इस पॉइंट पर तो पहुंच गए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में कि फोकल लेंथ, फोकस एंड फोकल प्लेन, ये 3 पॉइंट समझने जरूरी है। फोकल लेंथ, फोकस एंड फोकल प्लेन, ठीक है। तो मैं कॉन्वेक्स मिरर भी में जो बात करूंगा वही कॉन्केव मिरर में होगी, यानी जो कॉन्वेक्स मिरर में है वही कॉन्केव मिरर में। ये जो पॉइंट में बता रहा हूँ, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर का हुआ, रेडियस ऑफ, अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर पे भी बात करूंगा अभी मैं, वो भी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को लेकर भी बात करेंगे, ठीक है। तो फोकल लेंथ ले लिया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे भी बात करेंगे हम लोग। तो दोनों स्फेरिकल मिरर के लिए बात करेंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो करते हैं बात। तो सबसे पहले मैं यहां ले रहा हूं कॉनकेव मिरर ले रहा हूं। अच्छा एक चीज है, आप में से कोई रिकॉर्ड करना चाहे तो रिकॉर्ड कर सकता है, या 1 या 2 या 3 जितने भी लोग रिकॉर्ड करना चाहे रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से कर लीजिएगा, क्योंकि आप तो वैसे मैं बेसिक बेसिक पॉइंट ही बता रहा हूँ, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। किसी को करना है रिकॉर्ड, बोलिए। नहीं करना है, कोई भी जो जिम्मेदारी ले सकता है। अच्छा अरमान आप कर रहे हो ना, ठीक है ठीक है। तो कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। इसी कॉनकेव मिरर में हम लोग फोकल लेंथ के बारे में बात करेंगे, फोकस के बारे में बात करेंगे, फोकल प्लेन के बारे में बात करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देखेंगे। तो मैं पहले इसी को ले लेता हूँ। तो जब भी आपने देखा होगा तो ऐसा आपको नजर आएगा, जो स्फेयर का पार्ट है। किसका पार्ट है? स्फेयर का। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा और पोल यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, और इन दोनों से पास होने वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और सी और पी ये क्या है? क्योंकि आपको मालूम है कि ये स्फेयर का पार्ट है, ये किसका पार्ट है? स्फेयर का पार्ट है। तो आप स्फेयर का पार्ट है तो फिर ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? अगर ये मिरर है, मान लो कॉनकेव मिरर है हमारे, तो ये क्या हो गई? रेडियस हुई कि नहीं हुई? सीपी क्या हो गया? रेडियस। रेडियस हो गई। तो यहाँ लेकिन इसको हम बोलते हैं सीपी, जो कि क्या है? आर है, और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। पॉइंट क्लियर है सबको? पोल के बारे में बात होगी। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। पोल मतलब पी क्या है? पोल। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर, है ना। वैसे तो अंडरस्टूड है, स्फेरिकल मिरर है ना। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द सेंटर ऑफ स्फेयर
ठीक है, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, है ना, ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। तो ये हो गया हमारे पास में सी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, फोकल लेंथ क्या है। तो फोकल लेंथ के पहले फोकस की बात करते हैं। फोकस क्या है? तो फोकस एक्चुअली क्या है कि ये रे, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी रे, अ रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर, वेदर इट इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव, है ना, रे विच इज, अभी लिखवा दूंगा मैं, रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, spherical mirror, it passes through the, it crosses the principal axis. Where it crosses the principal axis, that point is called focus. समझ में आया? फोकस मतलब क्या हुआ? अच्छा, एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जैसे लाइट रे में सेट करा रहा हूं, आपको ये सबको मालूम है कि स्फेयर का जो सरफेस है, कौन सा सरफेस, ये, और सेंटर को मिलाते हैं तो ये लाइन क्या मानते हैं हम लोग? नॉर्मल। नॉर्मल। क्या मानते हैं? नॉर्मल, है ना। इसका मतलब है कि ये क्या होगा? हमेशा नॉर्मल होगा। तो आपको ये मालूम है कि अगर ये नॉर्मल है, ये एंगल अगर थीटा है, तो उतने एंगल पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? उतने एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा नॉर्मल के साथ। यही तो आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा होगा। तो ये जो पॉइंट है ना, इसी को हम बोलते हैं फोकस। फोकस क्या है ये लिख लो पहले इधर का, फिर लिखवाता हूं मैं एक एक करके। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होता है? थीटा होता है। और सर आपने बोला था कि कंपलसरी नहीं है कि फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ हो, लेकिन अगर ये हाँ। कंडीशंस होंगी तो मैथमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि वो हाफ है। मैं बताऊंगा ना अभी कब हाफ आएगा, वो कंडीशन है। अभी अभी आप ये नहीं कह सकते हो कि ये हाफ है, मतलब आप ये नहीं कह सकते हो एफ पी, यहाँ हमारा फोकल लेंथ बोलते हैं इसको, ये आप ये इट इज डज नॉट इक्वल टू r/2, ये नहीं कह सकते हो। लेकिन एफ और पी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो अभी मैं कंडीशन आज तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको कंडीशन बताऊंगा कि किस कंडीशन के लिए r/2 आएगा। वो हर एक कंडीशन के लिए r/2 नहीं आएगा। क्लियर है? यस सर। ये बताएंगे आपको, आपको खुद को क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट, ये डाउट ही नहीं रहेगा फिर आपका। अभी तो ये पहले समझ लेते हैं कि फोकस क्या है। तो हर रे का अलग अलग फोकस हो सकता है, मेरे कहने का मतलब ये, हर रे का अलग अलग फोकस है, डिपेंड करेगा कि वो क्या है। क्योंकि रे को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगी पैराक्सियल रेज, दूसरी होगी मार्जिनल रेज। मार्जिनल रेज क्या है, पैराक्सियल रेज क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ अभी इन जो पॉइंट लिखवाया मैंने, फोकल प्लेन क्या है, फोकस क्या है, इसके बारे में बताता हूं मैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बात हो गई है ना, फोकस पर बात हो गई, लेकिन लिखवा देता हूं एक एक करके पॉइंट में। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ। यस। अब पहले लिख लेते हैं फोकस क्या है। देखो ये भी फोकस ही है, तो पहले फोकस लिख लेते हैं। फोकस क्या है, इसको फोकस पॉइंट भी बोलते हैं या फोकस भी बोल देते हैं। A ray which is parallel to principal axis incidents at the spherical mirror
spherical mirror, and after reflection it passes through a point on principal axis. That point is called focus. That point is called focus. मेरे ख्याल से क्लियर हो गया पॉइंट. ये पॉइंट क्लियर है देव? ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं बेटा? दीपक बेटा क्लियर है? चला गया तो नाम लेते चला गया. क्या हमने क्या किया? आयुष बेटा क्लियर है? क्या होता है फोकस? चंदना आपको क्लियर है? यस चंदना यस कोई दिक्कत नहीं. ओके. हार्दिक? हाँ सर क्लियर. कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? हेलो सर. चलिए हाँ बोलिए. सर आपने बोला था मतलब अलग अलग रेस के लिए अलग अलग फोकस हो सकता है, तो वो कैसे? वो बताएंगे आपको, वो नेक्स्ट क्लास में एक चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा मैं डेफिनेटली. ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं. हाँ सर. नेक्स्ट अब हमारे पास में फोकल लेंथ. पहले फोकल लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं, या चलो फोकल लेंथ के बारे में बात कर ही लेते हैं पहले. फोकल लेंथ जिसको हम लोग एफ बोलेंगे, तो एक्चुअली फोकल लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, यानी एफ पी जो डिस्टेंस उसको बोलते हैं फोकल लेंथ. क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ. डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ. ओके. बेटा सबको क्लियर है ना ये? अब हमारे पास एक पॉइंट रह गया फोकल प्लेन. लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर. नेक्स्ट पेज पे चलें. अब है फोकल प्लेन. तो फोकल प्लेन क्या होता है? ये पॉइंट लास्ट है. ठीक है, तो फोकल प्लेन होता है दरअसल अ प्लेन. फोकस स्मॉल फोकस मतलब कैपिटल एफ लिखता हूं मैं वहां. मैंने लिखा हुआ कैपिटल एफ लिखा है. ठीक है, ये हमारा फोकस है. ये फोकस है. ओके, इसको हम लोग ये फोकस. ये क्या हमारे पास में क्लियर है पॉइंट? ये फोकस पॉइंट है. ओके, कोई दिक्कत किसी को? नो सर. आशुतोष क्लियर है ना आपको? फोकल प्लेन क्या है? ये प्लेन की बात कर रहा हूँ, लाइन नहीं है, प्लेन है. प्लेन की जब बात करते हैं मतलब ये एक तरह से इनफाइनाइट प्लेन है. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ फोकल प्लेन होता है अ प्लेन which is perpendicular to the principal axis and passing the focus. A plane which is perpendicular
to the principal axis and passing through the focus या फोकस पॉइंट। समझ में आया? मतलब ये हमारे पास में मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, और यहाँ फोकस है। इस फोकस के परपेंडिकुलर जो प्लेन है, मतलब इस फोकस से पास होने वाला जो प्लेन है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो आपको ये मालूम है कि ये जेड एक्सिस होगा। तो जो वाई जेड प्लेन है जो कि फोकस से पास हो रहा है, लेकिन उसको हम बोलेंगे, यानी फोकल प्लेन कहाँ है? वाई जेड प्लेन में। फोकल प्लेन किस में है? वाई जेड प्लेन में। लेकिन कहाँ से पास हो रहा है? फोकस से। कहाँ से पास हो रहा है? फोकस से। पॉइंट क्लियर है सबको? ये सारे पॉइंट जो मैंने लिखवाए हैं, आप चाहो तो समराइज कर लेते हैं। मैंने क्या क्या पॉइंट के बारे में बोला था? कहाँ गए सारे पॉइंट? हट गया क्या? दे रहा फोकल लेंथ, फोकस एंड फोकल प्लेन, और एक और है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में अभी कोई रिलेशन नहीं बता रहा हूं मैं। ये नहीं कहूंगा कि r/2 f = r/2 होता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब r/2 होगा वो सब बताएंगे, कब नहीं होगा वो सब बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज इतना ही करेंगे, ठीक है? चलेगा? तो ये हमारा जो डॉटेड बना रहा हूं मैं, ये है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन जो कि किस में लाई कर रहा है? वाई जेड प्लेन में। कहां से पास हो रहा है? फोकस से। एफ और पी के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। पी को क्या बोलेंगे? पोल। सी को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी और पी के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ सर। चलिए फिर आज इतना ही, ठीक है? और कोई भी बात हो तो आप बताइएगा, है ना?